हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। साथ ही क्लास के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण से वन लाइनर्स भी देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन है तुलसीदास जी का। यह कथन किनका है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का। गुरु के प्रति समर्पित है यह कथन तुलसीदास जी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुरसरी सम सब्र कहाँ हित हुई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुरसरी सम सब्र कहाँ हित हुई। तुलसीदास जी ने इस पंक्ति के माध्यम से लोक मंगल की कामना की है। ठीक है, तुलसीदास जी ने इस पंक्ति के द्वारा लोक मंगल की कामना की है। तुलसीदास की लगभग सभी रचनाएं लोक कल्याण तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत हैं। तुलसीदास जी की लगभग सभी रचनाएं लोक कल्याण तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है, ऐसा देखा जाता है। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो रामानंद। ठीक है, रामानंद। रामानंद के गुरु कौन रहते हैं? तो राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन रहे? तो राघवानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? अष्टयाम पुस्तक किनका है? तो नाभादास जी का है। ठीक है, अष्टयाम पुस्तक किनके द्वारा रचित है? नाभादास जी के द्वारा रचित है। इस पुस्तक में राम की दिनचर्या, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानंद ने अपनी किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में। रामानंद ने अपनी पुस्तक रामार्चन पद्धति में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो रामानंद की है। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आनंद भाष्य, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, रामार्चन पद्धति। परंतु अगर पूछा जाए कि रामानंद ने किस पुस्तक में पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो रामार्चन पद्धति में। रामानंद के गुरु कौन रहे? तो राघवानंद रहे। ठीक है, इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रामानंद के गुरु का नाम क्या रहा? राघवानंद। इसके अलावा इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। तो रामानंद के गुरु का नाम क्या रहा? राघवानंद। इसके अलावा रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं की हैं। तुलसीदास जी ने कितनी प्रमाणिक रचनाएं की हैं? तो 12 प्रमाणिक रचनाएं की हैं, जिनमें से 6 किस में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। 6 जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, और 6 किस में रचित है? 6 आपका अवधि में रचित है। 6 अवधि में रचित है। 6 ब्रज भाषा और 6 अवधि में रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद करना भी ज़रूरी है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है और कौन सी रचना अवधि में रचित है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। लिख रखा है मैंने प्रश्न के नीचे। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो यह पंक्ति है रहीम की। यह पंक्ति किनकी है? तो रहीम की है। यह पंक्ति है रहीम की। रहीमदास तुलसीदास जी के परम मित्र माने जाते थे। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किनका रहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन रहे? भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन रहते हैं? तो अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन रहे? अग्रदास। भक्तमाल की रचना कब की थी नाभादास ने? भक्तमाल की रचना नाभादास ने कब की थी? तो 1585 ईस्वी में। भक्तमाल की रचना नाभादास ने कब की थी? तो 1585 ईस्वी में। इसमें लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया गया। ठीक है,
लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त दर्शाया गया है भक्तमाल नामक रचना में। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता कौन रहे? सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता रहते हैं रामप्रिया शरण। रामप्रिया शरण। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। इसमें उन 7 कांडों में से विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? अरण्य कांड और लंका कांड। ठीक है, रामचरितमानस के अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। रामचरितमानस के अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? तो नाभादास की है। यह पंक्ति किसकी है? तो नाभादास की है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु की थी? तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु की थी? तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने कली काल यानी कलयुग, ठीक है, विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु की थी। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है, ठीक है। इसके अलावा यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है, यहाँ लिख रखा है मैंने। विनय पत्रिका में कुल 289 पद है। इसमें यह किस भाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में रचित है। इस ग्रंथ का प्रधान रस कौन सा है? तो भक्ति रस है। इसके अलावा यह एक गीति काव्य है जिसकी रचना कहाँ हुई? तो काशी में। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है जिसकी रचना काशी में हुई। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें राम के लोकाश्रयी, इसमें राम के लोकाश्रयी, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी क के बाद, ठीक है। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है, ठीक है। यह यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प घ। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान न देकर के युगीन समस्याओं का केवल चित्रण किया है, ठीक है। इस वजह से जो आपका विकल्प घ है ये यहाँ पे असत्य साबित होगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो कुल 4 कृतियों में। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। वे 4 कृतियाँ कौन सी हैं? तो रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। इसमें उत्तरकांड वर्णन इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इन कृतियों में रामचरितमानस, गीतावली, बरवे रामायण और कवितावली। अगला प्रश्न है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? निम्न में से किसकी? रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्न में से किसकी है? तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? तो भरत की है। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? भरत की है। यह जो पंक्ति है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। यह वाली जो पंक्ति है ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है, ठीक है। यह पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। ये पंक्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, यानी कि इनमें से किसे दिया जाता है? अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय इनमें से किन्हें दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। देख लेते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ अवधी भाषा में रचित है और कौन से ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित है, ठीक है।
जैसे देखिए अवधि के ग्रंथ हो गए आपके रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचु, बरवे रामायण। ब्रजभाषा के ग्रंथ हो गए विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। इनको याद करने का एक जैसे आसान सा तरीका है कि जितनी भी वली वाली रचनाएं हैं ना, जैसे कि गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये आपके ब्रजभाषा में ही रचित है। ठीक है, जितने भी वली वाली रचनाएं हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, सभी ब्रजभाषा में रचित है। इसके अलावा जो रचनाएं उनकी व से जैसे शुरू होती है, ठीक है, व अक्षर से जो शुरू होती है जो रचनाएं, जैसे कि देखिए वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, यही दो रचनाएं हैं जो कि व से शुरू हो रही है, और ये दोनों रचनाएं भी ब्रजभाषा में रचित है, यानी व से शुरू होने वाली रचनाएं। इसके अलावा आपका वली, जो जिन रचनाओं के अंत में वली आ रहा है, वो सभी रचनाएं किन में रचित है, तो ब्रजभाषा में रचित है। इसके अलावा बाकी जितनी भी रचनाएं हो गई वो किस में आ गई, आपकी अवधि में आ गई। जैसे रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचु, बरवे रामायण, इनमें देखिए कोई भी रचना व से शुरू नहीं हो रही। यहाँ पे बरवे रामायण ब से शुरू है, व से नहीं। ठीक है, इसके अलावा न ही किसी रचना के अंत में आपका वली आ रहा है। वली केवल किस रचना के अंत में आ रहा है, जो रचना आपका ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, तो याद करने का ये एक साधारण सा तरीका है, आप इसे याद रख सकते हैं, वरना ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है कि कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है या फिर कौन सी रचना अवधि में रचित है। अगला प्रश्न है, कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो रामचंद्रिका। कवि केशवदास की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई ऐसा लगता है। इसमें कुल कितने प्रकाश है? तो 39 प्रकाश है। रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश है। इसकी रचना कब की गई? तो 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई आपका 1601 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका की रचना होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाई का कहिए, देखत देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इसके रचयिता कौन रहे? तो तुलसीदास। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल किनका ग्रंथ है? तो तुलसीदास जी का ग्रंथ है। पार्वती मंगल किनका ग्रंथ है? तुलसीदास जी का ग्रंथ है। और आपको बताया कि जैसे जितने भी वली के अलावा जो रचनाएं हैं और जो व से शुरू नहीं होती, वे सभी रचनाएं किन में रचित है? तो अवधि में रचित है, यानी कि पार्वती मंगल भी आपका किस में रचित है? अवधि में रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, ये सभी रचनाएं किनकी है? अग्रदास जी की है। परंतु रूप मंजरी किनकी रचना है? नंददास की रचना है। रूप मंजरी किनकी रचना है? तो नंददास की रचना है। नंददास को ही जड़िया कवि के रूप में जाना जाता है। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तो तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान, तुलसीदास के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। कौन कौन सी? गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा। इन सभी से संबंधित प्रश्न आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रसमीमांसा, ये सभी रचनाएं, ये सभी आलोचनात्मक कृतियाँ किनकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो हनुमान। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो हनुमान। ठीक है, हनुमान। अगला प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा रामचरितमानस के सुंदर कांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। ठीक है, रामचरितमानस के सुंदर कांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। आगे, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन रहे? आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन रहते हैं? आरती कीजिए हनुमान, जी यहाँ पे मैंने विकल्प गलत ले लिया है। ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता कौन रहते हैं? तो
रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता रहे आपके रामानंद, ठीक है, रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला के रचयिता कौन रहते हैं? तो रामानंद, रामानंद। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे, रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। आगे बढ़ेंगे। तो आकाश धर्मा गुरु किन्हें कहा गया है? तो रामानंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली की रचना। तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। गीतावली ब्रजभाषा में रचित है, ठीक है, गीतावली ब्रजभाषा में रचित है। ये जितने भी वली वाली रचनाएं हैं ये सभी किस में रचित है? ब्रजभाषा में रचित है। और जानकी मंगल आपका अवधि में रचित है। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। लाज न आवत आपको दौरे आयहु साथ। पंक्ति का संबंध किससे है? पंक्ति का संबंध किससे है? तो तुलसीदास जी से है। पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी से। और यह पंक्ति किसने कही है तुलसीदास के विषय में? तो तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने, ठीक है, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने ये वाली पंक्ति कही है तुलसीदास के विषय में, या फिर कहे तो स्वयं तुलसीदास से कही है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के, यहाँ पे कवितावली की बात की जा रही है, देखिए रामचरितमानस के कांड की बात नहीं की जा रही है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो उत्तरकांड में, ठीक है। तुलसीदास ने कवितावली के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। यहाँ तक कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल यानी कि कलयुग का वर्णन मिलता है, ठीक है। रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है ना उसमें भी कलयुग का वर्णन मिलता है। कवितावली जो है ये ब्रजभाषा में रचित है, कवितावली ब्रजभाषा में रचित है। और इसके उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन है। कवितावली के उत्तरकांड में काशी में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। रामलला नहछू की रचना शैली है। रामलला नहछू रचना की शैली किस प्रकार की है? तो अवधि लोक गीतों की शैली है। अवधि लोक गीतों की शैली है इसकी। रामलला नहछू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं, ठीक है। रामलला नहछू को अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं? तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है, ऐसा माना जाता है। ठेठ अवधि के सोहर छंद में इसकी रचना हुई है। एक मिनट। तुलसीदास को लोकनायक कहते हैं। तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा है? तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा है? तो तुलसीदास को लोकनायक कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसीदास को लोकनायक कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने। तुलसीदास को जातीय कवि कहा है रामविलास शर्मा ने। यहाँ तक कि तुलसीदास को मानस का हंस कहा है अमृतलाल नागर ने, ठीक है। तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या रहा? तो बरवे छंद। बरवे रामायण के नामकरण का आधार रहा बरवे छंद। बरवे अर्धसम्मात्रिक छंद है। बरवे अर्धसम्मात्रिक छंद है और इसमें मात्राएं किस प्रकार होती है? 12-7 करके मात्राएं होती है, ठीक है, 12-7। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 करके मात्राएं होती है। प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 करके मात्राएं होती हैं। बरवे अवधि का निजी छंद माना जाता है। बरवे अवधि का निजी छंद माना जाता है। आगे अब देखते हैं हम लोग वन लाइनर्स देख लेते हैं कुछ। सुबह दोपहर शाम उपन्यास विधा की रचना है, रचयिता रहते हैं कमलेश्वर, ठीक है। 30-40-50 उपन्यास विधा की रचना है। 30-40-50 उपन्यास के रचयिता कौन रहे? प्रभाकर माचवे। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? पांडे बेचन शर्मा उग्र। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या रहा? फांस उपन्यास के रचयिता रहते हैं संजीव, ठीक है।
इस उपन्यास का मूल तथ्य क्या रहा, तो किसान आत्महत्या। किसान आत्महत्या को इसमें दर्शाया गया है फांस उपन्यास में। समाज की उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है, नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक है, समाज की उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास की कथा वस्तु का आधार। अच्छा, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास, इसे स्किप करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौखट उपन्यास के लेखक कौन है, द्रोणवीर कोहली। चौखट उपन्यास के लेखक कौन है, द्रोणवीर कोहली। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है सभा की सभ्यता, अनुमोदन का अंत, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार कौन है, तो पद्म पराग के रचयिता पद्म सिंह शर्मा। पद्म पराग के रचयिता पद्म सिंह शर्मा को हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार माना जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय एक रेखा चित्र विधा की रचना। ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र और सेतुबंध। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध। रेखा चित्र ही मतलब रेखा चित्र शीर्षक से ही उनका एक रेखा चित्र रचित है। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी का। इसके अलावा सेतुबंध भी उनका एक रेखा चित्र है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा किनका है, राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा है राजेंद्र यादव जी का। रसीदी टिकट आत्मकथा किनका है, अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट आत्मकथा किनका है, अमृता प्रीतम। तिरस्कृत आत्मकथा किनका है, तो सूरजपाल चौहान का। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान का। हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ रूपाभ पत्रिका में, किस नाम से, लक्ष्मीपुरा शीर्षक से। हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा रहा, लक्ष्मीपुरा, जिसके रचयिता कौन रहे, शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, किसमें प्रकाशित हुआ, तो रूपाभ पत्रिका में। रूपाभ पत्रिका में। अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज है। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्ति के रचयिता कौन है, मरुधर मृदुल। मरुधर मृदुल। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर यात्रावृत्ति के रचयिता रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कितना अकेला आकाश यात्रावृत्ति के रचयिता रहे नरेश मेहता। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रावृत्त है। कितना अकेला आकाश यात्रावृत्ति के रचयिता नरेश मेहता। पैरों में पंख बांधकर यात्रावृत्ति के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।